आपके एनवायरनमेंट में एक धुआं फैला रही है। इस धुएं को बोला गया है इलेक्ट्रोस्मोक। जो गाड़ियों से निकलता है उसको स्मोक बोलते हैं, इसमें से जो निकल रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्मोक। अब ये इलेक्ट्रोस्मोक, पहले आप सब ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। सबको पता था ये पहले कि ऐसे कुछ किरणें होती है, पता था? ये किरणें, मैं बीइंग डॉक्टर भी अब तक यही सोचता था कि मेरे क्लिनिक में लगा हुआ एक्सरे मशीन में ही निकलता है। मैं यही सोचता था कि एक्सरे में जो जाता है उसको आप देखे होंगे, जब भी आप सब एक्सरेस करवाए हैं कभी कभी ना कभी, उस रूम में आप जाते हैं तो आप देखिएगा जो शूट करता है वो एक शील्ड के पीछे जाता है। कभी देखा है आपने? क्योंकि वो कंटिन्यूस उसके संपर्क में है, तो अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए शील्ड का यूज करता है। आपको वो शील्ड इसलिए नहीं पहनाई जाती क्योंकि एक्सरेज आपकी बॉडी में उस समय जानी चाहिए, तभी वो दिखेगा। लेकिन आपने एक्सरे रूम्स में एक और ट्रायंगल का साइन देखा होगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो उस रूम के आसपास ना रहे। सुने? क्योंकि उस समय उसके पेट में, उसकी कोख में एक बच्चा पल रहा है जिसके लिए वो रेस खतरनाक हो सकती हैं। तो अब तक हम यही सोचते थे कि जो रेस, एक्स रेज और हार्मफुल रेज है, वही हमारी बॉडी को खराब करती हैं। इसको बोलते हैं आयोनाइजिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आयोनाइजिंग, जो मैं आपको लेफ्ट में दिखा रहा हूं, मेरे राइट साइड से इस बीच की लाइन तक के है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें हमारे सारे उपकरण आते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, रेडियो हो, सेलफोन हो, माइक्रोवेव हो, इवन ये रिमोट कंट्रोल जिसको मैं अभी ऑपरेट कर रहा हूं, इसमें से भी जो रेज जा रही हैं जिससे इनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है चेंज होने का, उसमें से भी रेज निकल रही हैं। इवन ये लाइट्स, तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है, जिसको अब तक हम सोचते थे कि वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कोई खराब चीज़ें नहीं करती। हम यही सोचते थे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाली स्लाइड्स में आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इन उपकरणों से अगर रेज जो निकल रही है और उसके कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म संपर्क में हम हैं, और जो कि हम हैं, इसको हम रोक सकते हैं? इसको हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। जिसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में हम हैं, इसीलिए ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि इस लाइट के, इस विजिबल लाइट यानी सनलाइट के नीचे आप जो देख रहे हैं, उस वो भी रेज हमारी बॉडी के लिए क्या है? क्या है? क्या है सर? राकेश सर, खतरनाक है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है मैं बता रहा हूं। ये बोल रही है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। ये एक इंस्टीट्यूट है, एक जगह है जो आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं, जितने भी मेडिकल रिलेटेड होते हैं, वो एक बुक होती है, उसको बोला जाता है पब मेड। मेड यानी मेडिसिन से रिलेटेड और पब यानी पब्लिश किया हुआ। ये पब मेड का एक आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया है ई नॉइज। ई नॉइज यानी कि जो भी उपकरण, ये जो जितने भी मैंने आपको उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बताए, उसमें से एक आवाज निकल रही है, जिस आवाज को हम सुन नहीं पा रहे। उन्होंने उस रेस को क्या बोला गया? नॉइज। ठीक है, नॉइज, लेकिन ई नॉइज। जैसे अपन मेल करते थे, पहले चिट्ठियां लिखते थे, आजकल क्या जमाना आ गया? ईमेल। एक बार दबाए पहुंच गया दूसरी तरफ, किसके थ्रू? रेस के थ्रू। वैसे ही एक ई नॉइज है जो कि आज की डेट में हेल्थ रिस्क बन चुका है, और वो दिन बर दिन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये उपकरण क्या हो रहे हैं? डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ये सिग्नल्स जो हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, उसके बारे में मैं लिखा हूं अलग से। ये वो सिग्नल्स है जो हमारे हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से निकल रहे हैं, और रेज निकलने के बाद, ये नॉइज निकलने के बाद अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और ये मैग्नेट क्या करती है? खींचती है, चुंबक खींचता है। तो इनका काम वही है, ये रेस जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को खींचती है, स्टील करती है। कैंगन में ओआरपी क्या होता है सर? कोई भी बताना चाहेगा? कैंगन को ओआरपी क्या होता है? माइनस होता है।
उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए माइनस होता है, और आप कैंगन दे के किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जाके उसकी बॉडी को क्या कर रही है, हील कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स उसकी बॉडी में जाके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट दिखाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स किसी से निकलते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाती है। तो इसका कारण यही है कि जब वो ई नॉइज आपकी बॉडी में पेनिट्रेट कर रहा है तो वो फ्रिक्शन करता है। किससे फ्रिक्शन करता है? वाटर मॉलिक्यूल से। इसका बहुत ज़्यादा डेमो ना वाटर से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किससे बना हुआ है? 70% पानी। हर ऑर्गन में 70% पानी है, मतलब ऑलमोस्ट 70% वाटर है। तो इस 70% वाटर के मॉलिक्यूल्स को गर्म करता है, हीट करता है। और हीट कैसे करता है? फ्रिक्शन की वजह से, और उस फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को अपने से खींच लेता है। इसलिए उसको आयोनाइजिंग या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस बोल देते हैं। आयोनाइज कर दे रहा है, ठीक है। अब एक और रिसर्च है यूरोपियन कॉर्पोरेशन का। एक्चुअली मैं बहुत सारे रिसर्च के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उससे हमें क्लियरिटी मिलती है कि ये कितनी खराब है। उन्होंने 1997 में एक रिसर्च किया था जिसमें ये बोला गया था अर्बन एरियाज, यानी कि जो बड़े बड़े एरियाज हैं, गाँव को अगर अपन थोड़ा दूर भी करें तो अर्बन एरियाज में ये सारे उपकरण ज़्यादा होते हैं। राकेश सर आप मानेंगे? तो जितनी भी अर्बन एरियाज है ना उसमें 1997 तक ही 3000% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस वातावरण में आ चुके थे। कितने % से ज़्यादा? 3000% से ज़्यादा। और यही डाटा 1997 से लेके 2007 तक के इतना टाइम्स, यानी 1 क्वाड्रिलियन टाइम्स, कितना टाइम्स? 1 क्वाड्रिलियन टाइम्स बढ़ चुका है। अब आ जाते हैं अपन इंडिया के एक रिसर्च पे जिसमें मोबाइल फोन्स के यूजर्स 2003 में, जिस समय इतना मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब भी 28 मिलियन यूजर्स थे 2003 में, और अभी 2025 में 1161 मिलियन यूजर्स बन चुके हैं स्मार्टफोन्स के। इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको। कुछ बोले सर? इंडिया के मुताबिक 1161 मिलियन, यानी कि सर इसको आप लाख के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मिलियन यानी 1 लाख, 1161 लाख। और ये डेटा ना हर मंथ 1.18% से इंक्रीज हो रहा है एज पर एनालिसिस। तो है खतरनाक। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। अब हम सोचते हैं कि हम सिर्फ मोबाइल फोन से ही हमको रेज मिल रही है तो हम मोबाइल फोन ही बंद कर देंगे, हम एमगार्ड नहीं खरीदेंगे। सोच रहे सब लोग यही सोच रहे थे क्या? ठीक है, आप मोबाइल फोन बंद कर लीजिएगा सर, लेकिन आप किस किस को बंद करोगे? आपके घर में लगे हुए स्मार्टफोन्स, वीडियो गेम्स, एयर कंडीशंस, लाइट्स जो घर बेड के बाजू पड़ी हुई है, स्पीकर फोन्स, लैपटॉप, ब्लूटूथ, वाईफाई राउटर्स, किस किस को बंद करेंगे? और अगर आप बंद कर भी देते हैं, आप अंधेरा करके सो जाते हैं, तो क्या आपका पड़ोसी उसको बंद करेगा? पड़ोसी बंद करेगा? तो आपको एमगार्ड की बहुत जरूरत है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी गॉड की बातें करते हैं। सुनना चाहेंगे? सूर्यदेव भी एक ऐसा आग का गोला है जो अपनी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालता है। हम तक जो पहुंचती है वो है विजिबल लाइट। जो हमको लाइट आ रही है बाहर से वो विजिबल लाइट है। जो बीच की थी, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग के बीच एक कलर था, वो विजिबल लाइट है। लेकिन भगवान को ये पता था कि उसकी जो वो किरणें आ रही हैं धरती तक के, उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यानी कि जो यूवी और इंफ्रारेड लाइट है, वो हमारे मनुष्यों को खराब कर सकती है। तो वो उसी समय सोच चुके थे, इसीलिए पृथ्वी के बाहर क्या दिया उन्होंने? क्या दिया? ओजोन की एक लेयर दे दी जो उस रेस को ब्लॉक करती है। करेक्ट? तो एक भगवान ने भी उस समय सोच लिया कि एक शील्ड बना के देता हूं मैं पृथ्वी को, ताकि सूरज देव की वो किरणें जो हमारे शरीर को खराब कर रही है
वो हम तक ना पहुंचे। पर हम तो मनुष्य ठहरे, हमने खराब कर दिया वातावरण, और उस ओजोन लेयर में क्या हो गया, ओजोन में हो गया एक छेद, और फिर कुछ किरणें हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म में पहुंचने लगी। और उसके लिए हम इंडियंस, हम मनुष्य क्या, किसी भी, मैंने बताया ना शुरू में, अगर आवश्यकता होती है तो कुछ ना कुछ आविष्कार निकलता है। तो अपन ने उससे बचने के लिए कुछ बनाया, वो है सनस्क्रीन क्रीम। सनस्क्रीन लगाते हैं तो उस रेस से हम स्किन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, सिर्फ सनबर्न को रोक पाते हैं, ठीक है। पर आप बताइए, जो रेस सिर्फ स्किन को ही बस प्रोटेक्ट कर पा रही थी, पर एक बच्चा जो आराम से अभी घर में सो रहा है, एसी में सो रहा है, उसके घर में लगे हुए वाईफाई राउटर्स, मोबाइल फोन, पेरेंट्स जो चला रहे हैं, वो सब जब चालू है, सब पड़ा हुआ है, तो उस रेस को रोकने के लिए, उस बच्चे तक वो रेस ना पहुंचे, क्या आपने कभी इसके लिए कुछ शील्ड तैयार किया? क्या आपने उसके लिए कोई शील्ड अभी अपने पास लिया? पर मैं श्योर हूं इसको एंड होते तक के आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो शील्ड आप अपने और अपने परिवार के लिए डेफिनेटली लेंगे। अब ये रेस कौन बोलता है कि कितनी रेस किससे निकलनी चाहिए, कौन जज करता है? इसके लिए भी एक अथॉरिटी, एक ऑथराइज्ड कमिटी है जिसको बोला जाता है FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ठीक है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ये हर एक उपकरण का एक प्री सेटेड वैल्यू डिसाइड करती है, उस वैल्यू के साथ ही वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ताकि उसमें जो रेज निकले वो इतनी मिनिमम निकले कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म ना कर पाए, ठीक है। लेकिन ये जो रिसर्च है, ये उन्होंने जो एनालिसिस की हुई है, वो क्यों, किस बेसिस पे की है, वो आपको चल रहा है क्या? वो कैसे करते हैं? एक 1993 में मिस्टर सैम करके उन्होंने एक मॉडल बनाया था। मिस्टर सैम कोई नहीं है, एक आदमी है, एक आदमी का पुतला है, मेरे समान सी, मेरे से थोड़ा और बड़ा, क्योंकि ह्यूमन शेप का एक आदमी है जो 6 फीट 2 इंचेस का है, 100 किलो उसका वजन है, और 11 पाउंड का हेड है। अब यहां पे प्रेजेंट कितने, कोई भी लोग इस डायमेंशन में आते हैं क्या? 6 फीट 2 इंच का आदमी, 100 किलो उसका वजन, और 11 पाउंड का हेड। तो FCC ने किस बेसिस पे बताया कि इस पुतले को जो रेस पहुंच रही है, वो उतने तक की उसको हार्म उतनी नहीं कर रही है, अगर हम उसको कम मात्रा में इस्तेमाल करें। पर हम मनुष्य ठहरे, हर चीज को बहुत ओवर इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट? तो इवन ना 2G 3G 4G नेटवर्क में भी इसकी टेस्टिंग होती है, ये मॉडल की। तो ना अब बताइए, एक हमारे घर में छोटा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी से ही कर लीजिए, एक मैं हूं, मैं तो हमारे घर में सबसे एक बड़ा साइज का हूं, समझ लो। तो अब मेरे अपनी दादी को बता देता हूं, जो हम लोग दोनों के बीच आती है, ठीक है। तीनों का फिजिक अलग अलग है, पर तीनों सेम घर में रहते हैं, सेम टाइप की किरणें हमारे में जा रही है। तो ऐसे कैसे जज किया जा सकता है कि वो किरण किसके लिए सेफ है और किसके लिए सेफ नहीं है? तो ये जो मॉडल था मिस्टर सैम मॉडल, वो आइडियली गलत है अगर उसको एक स्टैंडर्ड साइज में देखें। सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन खराब है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में। और ये कौन बोल रहे हैं? ये डॉक्टर है, डॉक्टर सतविंदर सिंह खेले। क्या बोलते हैं सुनिए, आवाज नहीं आ रही मैम, इस वीडियो को फिर से प्ले कर देंगे। ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा। बच्चों का मस्तिष्क जैसे कि हाइपोथैलेमस वयस्कों की तुलना में 1.5 से 2 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को अवशोषित करता है। लेकिन अगर आप बच्चे के बोन मैरो को देखें तो वह वयस्क की तुलना में 10 गुना अधिक विद्युत चुंबकीय विकिरण अवशोषित करता है, जो हैरान करने वाला है। मस्तिष्क बहुत अधिक अवशोषक होता है, खोपड़ी पतली होती है, और क्योंकि आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, अगर मैं आपको वही मात्रा दूं तो आपके छोटे ऊतक बड़े ऊतक की तुलना में अधिक अवशोषित करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह यह है कि जो उपकरण विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, जैसे कि हैंडफोन, उसे खुद से दूर रखें। सभी पावर पॉइंट्स को तब बंद कर दें जब वे उपयोग में न हो। तीसरा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हार्मोनाइजर का उपयोग कर सकते हैं, जो उपकरण से निकलने वाले विकिरण के दुष्प्रभावों को संतुलित कर देगा। इसी
तो देखा आपने कि बच्चों में इफेक्ट अलग आ रहा है एज पर दिस डॉक्टर। इसीलिए 2012 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस, यानी जो बच्चों की हेल्थ पे काम करती हैं अमेरिका में, उन्होंने एफसीसी से गुजारिश की कि आप ये जो एक देते हैं फ्रीक्वेंसी कि कौन से डिवाइस से कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो आप चेंज करें, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क छोटे साइज का है, पतला है, तो उनके लिए रेज ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं और अलग अलग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये एक एमआरआई रिपोर्ट है कि एक 5 साल का बच्चा अगर 5 मिनट अपने फ़ोन में बात कर रहा है तो उसकी रेज ऑलमोस्ट 80% उसकी रेज उसकी ब्रेन में जाती हैं। वहीं 10 साल का बच्चा अगर वही 5 मिनट सेम फ़ोन करता है तो 50% जाती है। एडल्ट में 20 से 30% जा रही है अगर 5 मिनट का यूज़ देखें तो यानी हर इंडिविजुअल पे ये अलग अलग तरीके से एक्ट करता है। अब ये रेस सिर्फ बच्चों को नहीं, सबको खराब कर रही है। कैसे खराब कर रही है वो मैं बताऊंगा। मैं चालू करूंगा क्या क्या डैमेज करती है, क्या क्या ये परेशानियां हमारी हेल्दी बॉडी में ला रही हैं। वो है पहला, कॉग्निटिव डिजीजेस। कॉग्निटिव डिजीजेस क्या होती है सर? मैं कोई सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा। एक ऐसी बीमारी जिसमें एक इंसान की सुनने की, समझने की और किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। सुनने की, समझने की और किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। अब ये सोचिए, कल मनीष सर ने एक लाइन बोली, मैं वहाँ मनीष सर की लाइन को रिलेट कर पा रहा था जब यहाँ स्टेज में थे, कि उनके घर में एक बच्चा है। मनीष सर है क्या कहीं? उनके घर में उनके भाई का एक बच्चा, बेटा है, बेटी जो 3 साल की हो चुकी है लेकिन अभी बोल नहीं पा रही, उसको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ रही है। यस, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं है, लेकिन ना उन पेरेंट्स की गलती है, ये है एनवायरनमेंट की गलती कि एनवायरनमेंट में हमारे आसपास इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ चुके हैं जिससे वो रेज उस बच्चे को इफेक्ट की है और उस बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शंस को कम कर दिया। ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या होता है इसको अपन बहुत इजी समझ सकते हैं। सितारे ज़मीं पर किसी ने देखी है? सितारे ज़मीं पर अभी अभी आई थी, आमिर खान की एक मूवी। उसमें कुछ कैरेक्टर्स आपने देखे थे, अलग अलग टाइप के थे, अलग मेंटल लेवल के लोग थे, देखे थे? देखिए, वो ना एक टाइप की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता, तो लोगों की एक एज हो जाने के बाद में भी वो अलग अलग चीज़ें नहीं सीख पाते, उसको बोलते हैं ऑटिज्म। इसमें बहुत सारे कारण हैं, जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, मतलब किसी न किसी को ये अनुवांशिक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन इसमें एक कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, जिसमें ये डेटा कहता है कि ये बहुत क्लियर नहीं है क्या? हाँ, 1970 में अगर हम 10,000 बच्चों का टेस्ट करते थे तो कोई एक बच्चा ही ऑटिज्म का शिकार होता था, 10,000 में से एक। 1970, 1995 में वो 1,000 बच्चों में एक हुआ, यानी अब हम 1,000 को चेक कर रहे थे तो एक को होने लगी। ये आते आते 2003 का एक रिसर्च है, लास्ट में आ जाएंगे। अब 2023 में अगर हम 36 बच्चों का टेस्ट करते हैं तो उसमें से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। 36 बच्चों में हर एक 36 बच्चे के बाद एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। क्या ये अच्छा चीज है? और आने वाले समय में क्या होगा? बढ़ते जाएगा। अब आ जाते हैं हम सेकेंड चीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से रिलेटेड। अब ये रेज ना हमारी बॉडी में जब जाती हैं तो हमारी बॉडी में ब्रेन के सिग्नल्स को ऑल्टर करती हैं, क्योंकि ब्रेन का भी एक अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। हमारी बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अपना एक इलेक्ट्रिकल जोन बनाए हुए हैं। एक क्या है, कोई बताना चाहेगा? हार्ट। इसलिए जब आप ईसीजी कराते हैं तो कैसे आता है? वो है उसके सिग्नल्स। और ऐसे ही एक टेस्ट होता है ईसीजी जैसे इसका होता है, इसका होता है ईईजी। ब्रेन का टेस्ट होता है ईईजी, इलेक्ट्रिक एनसेफेलोग्राम। उसमें यहाँ के सिग्नल्स देते हैं, ठीक है? तो जैसे ही सिग्नल्स जब अपने बॉडी में जाते हैं तो कोई भी चीज़ एक को रोक रही है तो क्या कर रही है? उसकी सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे आज की डेट में आप देख रहे होंगे डिमेंशिया यानी भूलने की आदत या भूलने की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब आसपास देखिएगा, बढ़ रही है।
मेरी वाइफ तो बहुत भूल जाती है, और उसका से कुछ भी अगर पूछो ना तो वो सीधा बोलती भूल गई। ठीक है, वो बहुत भूलती है। यहाँ मैं, उनके भैया भी बैठे हुए हैं, उनके सामने ही बोल रहा हूँ, वो भी जानते होंगे ये चीज़। उसका कुछ भी चीज़ अगर नहीं आती ना, अरे ये तो मैं भूल गई। मेरी बेटी, जिसको हम रात में कुछ पढ़ा के सुलाते हैं, सवेरे जब वो जाती रहती है, अगर हम उसको रिवीजन कराना चाहते हैं ना तो वो उसको याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रात में एसी में सोई, जो ब्रेन के सिग्नल्स में वो इमेज बनी थी, वो इमेज का क्या हुआ, बनी पूरी 100% थी, सवेरे होते होते वो 50% हो गई, इसलिए उसका मार्क्स कितना आता है? मैं तो पढ़ाया 100 था, लेकिन आया कितना? 50। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स भी एक डिजीज है, ये बढ़ रहा है। प्लस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसको अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, नींद, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नींद की प्रॉब्लम बढ़ रही है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्यों बढ़ रही है, उसका मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। जब ये रेज हमारी बॉडी में जाती हैं तो हमारी नींद किस चीज से आती है, किसी को पता है? एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। वो हम सबकी बॉडी में जब मात्रा उसकी बढ़ती है तो हमको स्लीपी लगता है, चाहे वो दिन में बढ़े चाहे रात में बढ़े। जैसे ही बढ़ती है तो हम नींद आने लग जाता है। ये लेक्चर्स में भी होता है। हो सकता है मेरी सुनते सुनते बात यहाँ पे किसी का मेलाटोनिन बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा है क्या? मेरी बातें सुन के किसी का मेलाटोनिन बढ़ा है कि बॉडी में, जिससे नींद आ रही है? प्लीज हाथ रेस करेंगे। तो ये ना मेलाटोनिन बढ़ता है जिससे हमको नींद आती है। और रात में हम क्यों सोते हैं? क्योंकि रात में हम बहुत से उपकरणों को बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, जैसे ही बंद करते हैं ना तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी बॉडी में जा नहीं पाती, जिससे मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ रहा है और हमको नींद आ जाती है। ये पहले अच्छे से होता था, अब हम बहुत ज़्यादा उपकरणों से घिरे हुए हैं। कुछ बंद कर भी देते हैं तो पड़ोसी नहीं बंद करता। मोबाइल फ़ोन सबके चालू रहते हैं, वाईफाई राउटर सबके चालू रहते हैं। लोगों को रात रात को ओटीटी में मूवीज़ देखना है, घर के दूसरे मेंबर्स को भी देखना है, तो राउटर तो चालू ही रहेगा। आप बंद करोगे तो फिर से चालू कर देगा। ठीक है, तो रेस तो घूम रही है, उससे मेलाटोनिन सप्रेस होता है, दब रहा है, और इसी से हमारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है। इसको भी अपन एक वीडियो से जानेंगे। ये है हेल्थ कोच है, सब जानते हैं इनको। मैम आवाज़ नहीं आ रही इसमें भी। इनको जानते हैं सब लोग? कौन कौन इनको जानता है? मैम बताएंगे इनका नाम। शिवांगी देसाई। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव 2012 का स्टडी ये बताया कि मोबाइल रेडिएशन एक्सपोजर से मेलाटोनिन सीक्रेशन में नोटिसेबल रिडक्शन देखा गया, स्पेशली जब फोन रात भर ऑन हो या हेड के पास हो। एक्सपेरिमेंटल न्यूरोलॉजी जर्नल 2017 का स्टडी भी, जो रैट्स के ऊपर हुआ था जिनको ईएमएफ एक्सपोज किया गया स्लीप के दौरान, पाया कि उनका आरईएम स्लीप डिले हुआ, जिसका मतलब उनका दिमाग रिपेयर मोड में नहीं जाता। हमारे ब्रेन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम नेचुरल होता है, लेकिन जब आप सोने जाते हो और वाईफाई सिग्नल्स कंटिन्यूअसली ब्रेन के आसपास होते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अभी भी मुझे जागते रहना या रेस्ट करना अभी सेफ नहीं है। मेलाटोनिन रिलीज जो है वो कम हो जाएगा, जिससे नींद सुपरफिशियल आएगी, रिपेयर इनकम्प्लीट। तो देखा आपने, जो मैं बोला उस वीडियो में आपको एक ऑडियो विजुअल इफेक्ट में सुनाई दिया होगा। अब आ जाते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे मैं बताया, आपकी ब्रेन में इन सिग्नल्स को वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ ब्रेन में सिग्नल्स होते हैं जो कि डोपामीन नाम के एक मॉलिक्यूल से चलते हैं। पार्किंसन, ये सुने कि बीमारी बढ़ रही है। पार्किंसन का एक कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, क्योंकि जब पार्किंसन होता है तो उसमें क्या होता है, डोपामीन का सिक्रीशन कम हो जाता है। नसों से, एक नस से दूसरे नस तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका एक कारण है। हार्ट डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस बढ़ रही हैं। अगर 10 मौतें होती है तो उसमें से 8 कौन सी होती हैं? हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, पर उनमें से एक मेजर कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्योंकि बहुत से लोगों की आदत होती है अपने मोबाइल को अपने शरीर के पास रखना, और ये ब्रेन और हार्ट सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड है, क्योंकि हार्ट के सिग्नल्स को वो चेंज करती है, तो हमें जो उसका रिदम है वो चेंज होता है, जिससे अटैक आने का चांसेस बढ़ता है, पहला। दूसरा, इसका एक और कारण है,
जो ये खून के मॉलिक्यूल जो ब्लड डिसऑर्डर्स लिखा हुआ है, अगर हम खून का सैंपल लेते हैं तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब लगा हुआ है, जैसे अब मोबाइल फ़ोन यूज़ किए और अभी ये सब एनवायरनमेंट में मैंने मेरा ब्लड निकाला और उसको चेक किया, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, तो जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है और इसको बोलते हैं राउलेक्स फॉर्मेशन। ठीक है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, अब यही गाढ़ा ब्लड आर्टरीज और वेन्स में जाके चिपकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, अटैक। तो ये प्रॉब्लम हार्ट डिजीजेज और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी बढ़ा रहा है। इसका भी एक वीडियो है मैम, चल नहीं रही तो हाँ ये वाला वीडियो। दूसरी ओर कनाडा की ट्रेंट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एमेरिटा डॉक्टर मैग्डा हवास, जिनका अनुभव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के जैविक प्रभावों में है। पॉज करिए, वो इमेज को लाएंगे, वो इमेज था जो दूसरी ओर ये कैनेडियन रिसर्चर है डॉक्टर मैग्डा हवास, प्रोफेसर एमेरिटा डॉक्टर मैग्डा हवास, जिनका अनुभव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण के जैविक प्रभावों में है। उन्होंने दिखाया है कि ये कारक हृदय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। देखिए इसमें ना आप इसका एक इमेज देखेंगे, ये मोबाइल फोन और इसका होने के बाद में जब अपन सैंपल को लेते हैं ना तो खून के पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं, लेकिन जब अपन एक एम गार्ड जैसा हार्मोनाइजर लगा लेते हैं तो उसके पार्टिकल्स कैसे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं इमीडिएटली। उसका मैं डेमो अभी दिखाऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी में वो तुरंत एक्शन दिखाता है। इससे होता क्या है ना, हमारे खून में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता, क्योंकि ब्लड के पार्टिकल्स क्या है, चिपके हुए हैं। और अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है तो हमने देखा है ऑलरेडी कैंगन डेमो में कि बीमारी दो ही कारण से आती है, एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन नहीं ट्रेवल कर पाएगा तो वो ऑर्गन डेड हो जाएगा। हेडेक की प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, माइग्रेन बढ़ता है आजकल लोगों को हो रहा है थोड़ी थोड़ी बात पे। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, हम ब्लड अगर सर्कुलेशन आएगा नहीं तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हर ऑर्गन खून के फ्लो से ही चलता है। नमनेस, खून के गाढ़े होने की वजह से उंगलियां और हाथ पैर में झुंझुनी होने लग जाती है, बढ़ रही है सारी दिक्कतें। आप रिलेट कर पा रहे हैं? देखिए मेरे से जो सुन रहे हैं ना, आप उसको विजुअलाइज करिए। मैं चाहूंगा आप अपने में नहीं विजुअलाइज कर पा रहे, घर में करिए, आसपास में करिए, या फिर पूरे पॉपुलेशन में करिए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। सही बोल रहा हूं मैं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि मेरे को एनर्जी कम लग रही है बहुत। आगे नहीं हो रहा है यार ये। दूसरी अब आ जाते हैं अपन टिश्यू डैमेज। क्या हुआ, बार बार यही चालू हो जा रहा है। दूसरी ओर कनाडा की ट्रेंट यूनिवर्सिटी की वो चल रहा है, जब तक चलने दो। आपने नीचे उतर के भी बता सकते हो, थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना। देखो अब एक अपन आ गए पॉइंट में, टिश्यू डैमेज। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खींच रहे हैं, तो खींचते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, उस ऑर्गन का ऑक्सीडेशन होता है। राकेश सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अटेंटिवली सुन रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किए सर, थैंक यू सो मच। टिश्यू डैमेज इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जब वो खींचता है तो वो ऑक्सीडाइज होना लग जाता है और वो ऑर्गन क्या होता है, डेड होना चालू हो जाता है। करेक्ट? तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाके ऑक्सीडाइज कर रही है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसमें कैंगन की एक प्रॉपर्टी इसमें भी शामिल है। वो क्या प्रॉपर्टी है सर? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे इस डिवाइस में भी है। यहां से ये नहीं चल रहा यार, आगे करते जाइए आप लोग। चलिए, ये तो अपन छोटी छोटी बीमारी बात की है। छोटी थी क्या बीमारियां? छोटी थी बीमारियां। अब मैं आज लेके जाता हूं आज की डेट में, जिसमें इंडिया नंबर 1 हो चुका है। किसमें हो चुका है? डायबिटीज, कैंसर।
कैंसर में WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच है जो सिर्फ कैंसर में स्टडी करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में स्टडी करता है। उसका कहना है कि कैंसर होने का कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। उन्होंने ये लिख के बोल चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैंसर का एक प्रमुख कारण होते हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, IARC बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल एजेंसी ऑन रिसर्च ऑफ कैंसर। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक पेशेंट है। ये पेशेंट रियल पेशेंट है, इसका नाम है मिस टिफनी फ्रांस। मिस टिफनी फ्रांस 21 ईयर ओल्ड, सिर्फ 21 साल की एक पेशेंट है, जिसके फैमिली हिस्ट्री में या जीन्स में, जेनेटिक्स में कहीं पर भी कोई कैंसर के बातें नहीं थी कि उनके जीन्स में हेरिडिटरी में कैंसर है, पर उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज जब हुआ ना, तो उनकी जब हिस्ट्री ली जाती है, जब पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनसे हिस्ट्री ली जाती है कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या करते हैं, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा नहीं है। जनरली ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें फीमेल्स में एक मेनोपॉजल स्टेज आने के बाद में जनरली ज़्यादातर देखा जा रहा है, या लाइफस्टाइल अब ऐसी हो चुकी है, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ चुका है। पर ये जो डॉक्टर, ये टिफनी है, इनका ये पता लगा कि ये अपने मोबाइल फ़ोन को जनरली अपने चेस्ट रीजन के पास ही रखती थी। जनरली वो अपने चेस्ट रीजन के पास ही रखती थी, इसलिए जिस रीजन में वो रखती थी उसी जगह कैंसर के सेल्स दिखने लग गए थे। अब ये वो कैंसर की बात, एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जो अभी बहुत सुनने में आ रहा है, आजकल अपन देख रहे हैं, IVF सेंटर्स बढ़ रहे हैं। सर IVF सेंटर्स देख सुन रहे हैं आजकल अपन मार्केट में, शहरों में। IVF सेंटर्स बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी है क्योंकि लोगों में इनफर्टिलिटी हो रही है। लोगों में इनफर्टिलिटी हो रही है। पहले होता था जब किसी को बच्चे नहीं होते थे तो सिर्फ फीमेल का टेस्ट किया जाता था और ये देखा जाता था कि शायद फीमेल की बॉडी में कुछ है। आज से अगर अपन बहुत पहले चले जाएं, क्योंकि घर वाले जनरली फीमेल्स को ही डॉक्टर के पास ले जाते थे। आजकल अवेयरनेस आ चुकी है तो अब मेल भी जाता है और उनका काउंट जब चेक किया जाता है, स्पर्म काउंट, तो पाया जाता है कि उनकी स्पर्म काउंट, स्पर्म मोबिलिटी यानी स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, प्लस स्पर्म की थिकनेस, सब चीज़ें क्या हो रही हैं, रिड्यूस हो रही हैं। उसके पीछे भी एक तो लाइफस्टाइल कारण डेफिनेटली है, खान पान डेफिनेटली है, पेस्टिसाइड्स डेफिनेटली है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी डेफिनेटली है। क्योंकि जैसे ही ये जब रेज हमारे ब्रेन तक जाती है, स्पर्म ऐसे नहीं बनता। स्पर्म बनने का एक प्रोसेस होता है जो रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन, जो रेगुलेट करता है हमारा ब्रेन। हमारे ब्रेन में एक एंटीरियर पिट्यूटरी नाम का एक ऑर्गन होता है जो हमारे मेल्स को टेस्टिस में एक सिग्नल भेजता है कि अब आपको स्पर्म का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये कब होता है, जब हम प्यूबर्टी एज अचीव करते हैं, 13-14 साल इन मेल्स। तो जब वो प्यूबर्टी अचीव करते हैं तो वो सिग्नल्स भेजना स्टार्ट करता है, लेकिन ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिससे इंसान लाइफ टाइम घिरा हुआ है, एक बच्चा भी घिरा हुआ है, 14 साल का हुआ तो क्या हुआ, वो भी घिरा हुआ है, उसको तब से लेके उस रेस की हार्मफुल इफेक्ट्स उसके ब्रेन को उस सिग्नल को उसके टेस्टिस तक पहुंचाने नहीं देते, जिससे उन्हें स्पर्म की क्वालिटी में डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ते हैं। और हम देख रहे हैं कि आज की डेट में इनफर्टिलिटी के केसेस मेल्स की वजह से बढ़ रहे हैं। ये भी एक एनालिसिस है जिसमें ये बताया गया कि अगर हम फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बंद करके रखें, तो हमारा स्पर्म काउंट उस दिन का ज़्यादा आता है। अगर हम उस दिन 2 घंटा यूज़ किए तो थोड़ा कम हो जाता है, 2 घंटा और यूज़ किए तो और कम हो जाता है, और 4 घंटा और यूज़ किए तो और कम होते जाता है। तो फ़ोन, यहाँ के लोग 4 घंटे से कम कोई यूज़ करता है?
4 घंटे से ज्यादा यूज करने वाले कौन कौन है? ऑलमोस्ट सभी। तो ये सारी तो प्रॉब्लम्स थी, सब प्रॉब्लम्स है। छोटी प्रॉब्लम है कि बड़ी प्रॉब्लम है? तो देखिए सिचुएशन और प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी आपको, चैलेंज है शुभम सर का कहना है। सिचुएशन एंड प्रॉब्लम मैंने दोनों बता दी आपको। क्या आपके पास उसका कोई सल्यूशन है? इन प्रॉब्लम से हमारी बॉडी में जो जो चीजें हो रही है या आने वाले समय में और होंगी, क्या आपके पास उसका कोई सल्यूशन आज के पहले तक था? पर अब है। क्या है? वो है जापान का हमारे एनर्जिक जापान का लेटेस्ट पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे जापान ने हमारे लिए रेडी कर दिया है, वो है एम गार्ड। इतना सा एक डिवाइस है जो हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, और ये भी इतना सा डिवाइस है जो हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। तो आप कौन सा डिवाइस ज्यादा यूज करना चाहेंगे, ये या ये? दोनों। मैं तो दोनों यूज करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बिना जिंदगी नहीं है तो इसके बिना भी जिंदगी नहीं है। अभी हमारे जापान ने एक बहुत बढ़िया एडवर्टीजमेंट बनाई है, उन्हीं का एक ऐड है, उन्हीं की साइट से मैंने लिया है। कोई भी वॉल्यूम ये एनर्जिक जापान। More digital and electronic devices. While they bring convenience and enjoyment, these devices also emit electromagnetic energies constantly during use. Invisible to our eyes, these electromagnetic energies affect the environment around us. As a result, we're exposed to these types of energies day in and day out. Introducing MGuard, a patented technology by Enagic. When turned on, MGuard harmonizes targeted electromagnetic noise radiation within 1 gigahertz, creating a defense zone of 8 meters. MGuard harmonizes the environment around you, making it safe for you and your loved ones. Simply place it wherever it's needed and plug it into a dedicated USB port, whether you're on the go, at work, or in the comfort of your home. MGuard is designed to integrate seamlessly in any situation. You can now enjoy the benefits of technology without worrying about any potential risks. Protect your family's health and well-being. Contact your Enagic distributor today. MGuard. Change your environment, change your life. So yes, change your environment, change your life. ये हमारे एनर्जिक जापान ने एम गार्ड के लिए टैगलाइन रखी है कि आप अपना वातावरण बदलना चालू कर दीजिए, आपकी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। तो आप सारे उपकरण यूज करिए, सारी टेक्नोलॉजी यूज करिए, अपने बच्चों को भी यूज करने दीजिए, पर उनके साथ साथ अपने बच्चों के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए एम गार्ड को रखिए अपने पास, अपनी सेफ्टी के लिए। अब एम गार्ड क्या है, अपन उसके थोड़े फीचर्स जानते हैं। एम गार्ड एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिकली बेस्ड है, बहुत ज़्यादा प्रूवन है ये टेक्नोलॉजी। करता क्या है वो अभी अपन एक छोटे से डेमो में देखेंगे। उसके लिए मैं चाहूँगा प्रमोद दुबे सर का हेल्प। प्रमोद दुबे सर प्लीज़ आप स्टेज में आए। ज़ोरदार तालियां हमारे होनी चाहिए हमारे लीडर प्रमोद दुबे सर के लिए। अब इसका डेमो देने के लिए क्या हमको पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा कैंगन जैसा? तो आसान है। कैसे आसान है बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको ये प्रोडक्ट बस ले जाना है जो कि हैंडी है। और शुरू में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या निकलता है, एक नॉइज निकलता है जिसको हम बोलते हैं ई नॉइज, करेक्ट? जिसको हम अभी सुन नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे हैं, हम फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब हम करने लगेंगे। कैसे करने लगेंगे? उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत बढ़िया
और गैजेट है, जैसे एक ORP मीटर होता है वैसी एक छोटा सा गैजेट है। ये आपको एम गार्ड के साथ नहीं मिलता। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि एम गार्ड क्या करता है तो आप ये इजीली परचेज कर सकते हैं। जैसे आप क्या परचेज करते हैं कैंगन बताने के लिए, ORP मीटर, तो आपको ये परचेज करना है और इसको ऑन, अभी ऑफ है क्या? हाँ, इसको ऑन करेंगे यहाँ पे। अभी आप एक आवाज सुन पा रहे होंगे, सुन पा रहे हैं क्या? मैं चाहूंगा प्रमोद सर को कि वो सब जगह तक एक बार ले जाएं, क्योंकि ये वही आवाज है जिसको अब तक आप न सुन पा रहे थे, न देख पा रहे थे, न फील कर पा रहे थे। वो आप तक पहुंच चुकी है एक आवाज के फॉर्म में, और वो है ई नॉइज। आप भैया वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा। देखिए हो क्या रहा है, ये इस डिवाइस में हो क्या रहा है, ये यहाँ पे बैठे, यहाँ पे जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो आपके फोन हो, चल रहा है ना, ये आवाज आ रही है, पता नहीं मेरे को नहीं लगा, अब आ रही है। हाँ, तो जितने भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चल रही है, चाहे वो लाइट से हो, आपके मोबाइल फोन से हो, या कोई भी गैजेट से हो, एसी से हो, एसी इतनी सारी लगी हुई है, प्रोजेक्टर से हो, उसको वो जज कर रहा है एक नॉइज के फॉर्म में, एक आवाज के फॉर्म में। ये वही आवाज है, और इस आवाज के साथ साथ सामने बैठे लोग को ज्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे। वो डिवाइस को देखिए, एक ग्रीन कलर का कलर दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये ग्रीन कलर उसी को दर्शा रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी एनर्जिक के लिए एल्कलाइन कौन सा कलर होता है? ब्लू। और ग्रीन कौन सा कलर होता है? एसिडिक। मतलब लाइट ग्रीन कौन सा होता है? एसिडिक। तो ये वही दिखा रहा है कि अभी यहाँ पे एनवायरमेंट है एसिडिक। अब वो कैसे एल्कलाइन होगा, मैं चाहूंगा इस जबरदस्त डिवाइस को ऑन किया जाए। कौन ऑन करने वाला है? भैया ऑन करने वाले हैं, और सामने बैठे वाले इसको रिलेट करिएगा कैसे वो ग्रीन क्या बदल रहा है। ग्रीन किस में कन्वर्ट हो गया, और ब्लू किसको दर्शाता है कैंगन में? ब्लू किसको दर्शाता है? एल्कलाइन। तो यस, और देखिए उसकी आवाज जो आ रही थी उसका वॉल्यूम क्या हुआ। एक बार आप वापस से डिवाइस को उसको अनप्लग करिए, देखिएगा कैसे बढ़ेगा। प्रमोद सर एक सेकेंड रुकना, एक बार आप उसको माइक को रखे रहिए, वहीं पे एक ही जगह खड़े रहिएगा, लगाओ। लगाते ही वो वॉल्यूम क्या हुआ, बदल गई और कम हो गई। तो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उसको हार्मोनाइज करना चालू कर दिया। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी टेक्निकल इक्विपमेंट को, यानी कोई भी गैजेट को, उसकी क्षमता को कम नहीं करता। आप अभी अपना फोन चलाएंगे तो भी उतनी क्षमता से चलेगा जितना पहले चल रहा था, लेकिन उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को उसने हार्मोनाइज कर दिया। उसके हार्मोनाइजिंग इफेक्ट को वो दर्शा रहा है कि उसका ई नॉइज कम हो गया, और ई नॉइज जैसे कम होता है हमारे बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, जिससे उतना इफेक्ट हमको वो नहीं होगा। तो विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर अपन इसको हमेशा अपने पास रखते हैं तो जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स मैंने दिखाए आपको, उससे आप और आपका परिवार बच सकता है।
बहुत ही सिंपल है यूज़ करने के लिए। आप इसको किसी भी प्लग में लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्लग करना है। अगर आपके पास प्लग ना हो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, एक पावर बैंक से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कार में प्रेजेंट आप चार्जिंग स्टेशन से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और ये हर जगह आपके एनवायरनमेंट को हार्मोनाइज कर देता है। हाँ, अब ये कितना, अब ये कितना मीटर हार्मोनाइज करेगा? ये 4 मीटर रेडियस में, यानी 8 मीटर डायमीटर। अगर अपन एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल का डायमीटर रखेंगे, मतलब एक छोर से दूसरा छोर, एक सर्कल में 8 मीटर, यानी मैं यहाँ जो खड़ा हूँ यहाँ से 8 मीटर सीधा, 8 मीटर इधर, ऐसे करके पूरा 8 मीटर का क्या हुआ? एक सर्कल। 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो टोटल कितना हुआ मेरे आजू बाजू? 8 मीटर का डायमेंशन कवर हो जाएगा, जिससे थोड़ा नीचे करूं तो ये 8 मीटर के दायरे पे इसको रेडिएशंस को हार्मोनाइज करना स्टार्ट कर देता है। ये तो एक बहुत बड़ा हॉल है। अब कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कहीं एक कोई दीवार नहीं है, तो इस पूरे हॉल को वो हार्मोनाइज कर रहा है। लेकिन यहीं पे आपका घर है, हो सकता है आपके 2 फ्लोर्स हो सकता है 2 फ्लोर्स का घर हो, तो आप उसको सेंटर में इंस्टॉल कर लीजिए, अपर भी कवर करेगा, लोअर भी कवर कर लेगा। वाईफाई राउटर्स किसके किसके घर में है? वाईफाई राउटर्स किसके घर में है? वाइफ और वाईफाई, करेक्ट। तो वाईफाई राउटर्स को देखिएगा, जनरली हम कहाँ इंस्टॉल करते हैं? जहाँ पे वो सब जगह इजी एक्सेसिबल हो, तो वो आके पहले चेक करता है, तो लगाता कहाँ पे? सेंटर में ही लगाता है। जैसे मेरे घर में तो सीढ़ी के पास लगा हुआ है, ताकि ऊपर भी कवर हो जाए और नीचे भी कवर हो जाए। तो अगर आपका एक छोटा सा घर है जो कि 8 मीटर के दायरे पे है, तो आप एक डिवाइस ले सकते हैं। आपका बहुत बड़ा घर है, या आने वाले समय में आप इस बिजनेस से एक बहुत बड़ा घर ड्रीम कर चुके हैं, तो आपको बहुत सारे डिवाइसेस को ले लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा घर तभी बनेगा जब उसकी चीज़ें आप लेना अभी से इकट्ठा चालू कर देंगे। तो आप अभी से बहुत सारी डिवाइसेस ले सकते हैं। मैं वही सोचता हूँ माधवी मैडम, कि हमारे घर में 7 मेंबर्स रहते हैं। मैं अपने घर की फैमिली की बात बताऊंगा। 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स के पास 9 मोबाइल फ़ोन है। कितनी? 9। तो अगर मैं सबको अलग अलग मोबाइल फ़ोन लेके दे सकता हूँ फॉर कन्वीनियंस, तो मैं उनकी हेल्थ कन्वीनियंस के लिए एक एम गार्ड भी उनको दे सकता हूँ, बिकॉज हेल्थ इज एक्चुअली ट्रू वेल्थ। आज एक एम कार्ड बुक हो गया मतलब। हाँ, वो तो हो चुका है सर, बस आप इंडियन में ले आइए। ले ठीक है, ये बहुत बेसिक इसके फीचर्स हैं, जो आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। और पूछ लेते हैं किसी के कुछ सवाल अगर है तो। कोई किसी के सवाल? क्योंकि ये दिखता भी नहीं है, सुनाई भी नहीं देता, समझ में भी नहीं आता, तो सवाल भी नहीं है, ऐसा तो नहीं? किसी के कोई सवाल? हाँ, चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक यंग ब्लड से सवाल आ रहा है हमारे पास। उधर 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 सर, बोलो, कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर मेरा एक सवाल जी था। जी। इसका कितना टाइम सर्विस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और वारंटी जो जैसे हम ठीक है, मैकेनिज्म तो देखिए अभी आप समझ लिए कि कैसे वर्क कर रहा है। ये जो प्रोडक्ट अभी आपके पास पड़ा हुआ है, ये 1 साल वारंटी के साथ आता है, 1 ईयर वारंटी। 5 इयर्स उसकी लाइफ कंपनी प्रेडिक्ट कर रही है। जैसे अपन कैंगन में क्या बोलते हैं, 25 साल लाइफ कंपनी प्रेडिक्ट करती है। लेकिन अगर आप कैंगन को भी अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसकी लाइफ 25 साल से ज़्यादा हो सकती है। इस प्रोडक्ट की भी लाइफ बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही हैंडी है, बहुत ज़्यादा कोई डैमेज होने वाला नहीं है, कोई रनिंग इक्विपमेंट नहीं है, तो इसकी लाइफ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ रेस को ब्लॉक कर रहा है, मतलब आपके रेस को हार्मोनाइज कर रहा है। इसका मेंटेनेंस सब कुछ है? कुछ भी मेंटेनेंस नहीं है, आपको सिर्फ प्लग करेंगे और ये चालू हो जाएगा, कोई सर्विस चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज़ बचानी पड़ेगी, वो है इसको अपने हाथ से गिराना नहीं है, क्योंकि ये इतना हैंडी है कि आप इसको कहीं भी लेके जाएंगे तो आपको उसको थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि आप इसको कितना यूज कर रहे हैं। अब कई लोग घर में नहीं है, बंद कर देते हैं, तो और लॉन्ग चलेगा।
यहाँ लिखा भी है मेंटेनेंस, नो बैटरी रिप्लेसमेंट्स आर नेसेसरी, इजी प्लग एंड प्ले। मतलब ये समझ जाइए, मोबाइल आपने लिया, आप उसको कैसे यूज करते हो, इसी तरीके से ही आपने लिया, आप कैसे इसको यूज करते हो, डिपेंड फॉर योर यूज, राइट। सबसे अच्छी बात है, क्लीनिंग नहीं करनी है, डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, देना है और टेंशन फ्री। सर बस मेरा लास्ट है, हाँ, कोई चलिए, ये मेरा लास्ट है, बोलूं?